नमस्कार, वंदे मातरम। तो छात्रों, आज हम कक्षा 10 के इतिहास से चैप्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। हालांकि जीवन के आखिरी समय में अपना सब कुछ देश के नाम, राष्ट्र के नाम कर दिया और साधारण किसान की जिंदगी जी थी। लेकिन प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आपको हम बता दें कि इटली के सार्डिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल था, जो बहुत ही राष्ट्रवादी विचारधारा का था। वो अपनी नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए काउंट काबूर को प्रधानमंत्री चुना था। तो प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? ये प्रश्न 2014 और 16 में पूछा गया है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना की गई थी? तो बुर्बो वंश की, क्योंकि क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्से स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूनान, इसका उत्तर होगा यूनान, क्योंकि पुनर्जागरण काल में पश्चात देश थे, जो पीछे वाले देश, अपनी तरक्की शुरू की थी यूनान को देख करके। यूनान में ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो लौह और रक्त की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ये एक सैन्य शक्ति थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जाल्वे राइन की स्थापना प्रसा ने की थी। इसकी स्थापना आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बहुत ही मजेदार प्रश्न है। अभी पीछे हम बताए हैं कि यूनान जो था साहित्य ज्ञान विज्ञान के लिए प्रेरणा का स्रोत था। तो प्रश्न यहाँ पे है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है या किसे कहा जाता था? तो यूनान को कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किया था बिस्मार्क। तीनों को संक्षिप्त में बता दूं एक एक लाइन में कि 1864 में डेनमार्क से किया था, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, जो स्लेस्विग और हालेस्टिंग का क्षेत्र था। और दूसरा युद्ध किया था 1866 में सिडवा में, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। और तीसरा युद्ध 1870 में सेडान में हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच में, जिसमें प्रसा विजयी रहा था। और इसी युद्ध के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है कि जाल्वेरिन एक संस्था थी। इस प्रश्न के बारे में आपको बता दें कि आर्थिक व्यापारी समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जाल्वेरिन आर्थिक संघ बनाया गया था। और इस संघ के बारे में कहा जाता है कि जर्मन के क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया था। तो जाल्वेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। जाल्वेरिन एक संस्था थी तो व्यापारियों की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1870 में फ्रांस प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये 2015 में प्रश्न पूछा गया है कि 1870 में फ्रांस प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस की बुरी तरह से हार हुई थी और 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर का है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? और मैं पीछे भी बताया कि इसी संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है? 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर है यूरोप, क्योंकि यूरोप में इटली और जर्मनी है। यूरोप अफ्रीका और एशिया से सटा हुआ महादेश है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको जानकारी अच्छी मिल रही है तो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? युवा इटली संस्था का विकास किया किसने? तो मेजनी ने युवा इटली, इसे यंग इटली भी कहते हैं, 1831 ईस्वी में हुआ। नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इस संगठन ने, युवा इटली ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? गुप्त क्रांतिकारी संगठन था कार्बोनरी एक, जिसकी स्थापना 1810 में हुई थी। और मेजनी का सीधा संबंध कार्बोनरी से था। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया के रहते जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव नहीं था। इसलिए सबसे बड़ी बाधा इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया था। अगला प्रश्न है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? एक बात आपको बता दें कि एक ऐसा कूटनीतिज्ञ था बिस्मार्क कि जिसका समर्थन सब करते थे, चाहे उदारवादी हो, कट्टरवादी हो, राष्ट्रवादी हो, कोई भी हो। तो इसके कूटनीति के प्रशंसक सब लोग थे। तो बिस्मार्क निम्न में से कौन था या क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ था। 17वां प्रश्न है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल था। और विक्टर इमैनुअल ने ही काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया था अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए। राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? राइन राज्य का निर्माण, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया। और कहा जाता है कि यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। जितने भी जीते हुए क्षेत्र थे नेपोलियन बोनापार्ट के, सब में राष्ट्रवाद की भावना जगा रहा था। तो जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि लाल कुर्ती का टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर है गैरीबाल्डी ने किया था।